हाय, कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कैसा रहा दिन आपका? मेरा दिन तो ठीक ठाक गया आज का। कोई ज़्यादा काम नहीं था। वो जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो तो ज़रूरी भी हैं और मुझे लगता है वो हिस्सा भी हैं, इसीलिए शायद वक्त का पता ही नहीं चलता। तो आज सोमवार का दिन था, थोड़ा थकावट भरा दिन। जब उदासियाँ आपके चेहरे पर साफ दिखाई देती हैं, जब आपका मन कहता है कि अरे यार आज मन नहीं है जाने का, तो ऐसा ही कुछ था आज का दिन। वीकेंड की बहुत याद आ रही थी। मतलब बार बार इतवार बता रहा था कि कितनी फुर्सतों में थे तुम, लंबा वीकेंड था तुम्हारे पास, हाँ खूब मजे किए तुमने। तो कुल मिलाकर के खुशी का वक्त था और वो खुशी का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और मंडे आ गया। अब मंडे आ गया तो उसका वेलकम किया ऐसे ही, बस जैसे कर सकते थे अपने हिस्से से। तो यार आपके बहुत से मैसेजेस आए, कमेंट्स पढ़ रहा था मैं। कल के जो वॉइस नोट था उसमें बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स थे। बहुत से ईमेल मुझे आए हैं इस बीच में कि आपका हम इंस्टाग्राम पे आना मिस करते हैं, वो जो बातें आप कहते थे वो बातें हम मिस करते हैं। तो दिल को अच्छा भी लगा और ख़ुशी भी हुई कि चलो यार हमारे हिस्से की जो यादें हैं वो आपने समेट कर रखी हैं, वो बातें आपने अपने हिस्से में बचा कर के रखी हैं। तो जब मैंने देखा कमेंट्स को तब मुझे लगा कि यार बहुत खुशी हुई मुझे। अनुज राव ने लिखा था कि अपना ध्यान रखिएगा सर, बनारस की धरती से आपको हर हर महादेव। तो शुक्रिया अनुज, आपको भी हर हर महादेव। उसके बाद का कमेंट शेरिल का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि माई मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ योर वॉइस, माई चिल्ड्रन डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई हियर योर वॉइस। यानी मेरी सुबह की शुरुआत आपकी आवाज़ के साथ होती है और जब मैं आपको सुनती हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे परेशान नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें विनीता ने रिप्लाई किया था कि वाओ इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम। तो शुक्रिया विनीता। उसके बाद का मैसेज ही कहूँगा मैं कमेंट को। इनका नाम है मल्टी इमोशन शॉट्स। लिखते हैं सर यू हैव अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड विच मेक्स पीपल क्रेजी, इट्स योर मेलोडियस वॉइस। तो शुक्रिया मेरे भाई बहन जो भी आप हैं, आपको बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया इसी मोहब्बत के लिए। प्रतीक का कमेंट है कि लोग सूरत पे मरते हैं पर सर मुझे तो आपकी आवाज़ से इश्क है, सर आपको मेरा सलाम। तो प्रतीक जी आपको भी मेरा सलाम। अनिल भोज ने लिखा अब तो आदत सी हो गई है आपका ऑडियो नोट सुनने की, बिना सुने नींद ही नहीं आती। तो शुक्रिया, मुझे भी आदत हो गई है आपके कमेंट्स को पढ़ने की। वेदांत ने लिखा है योर वॉइस हैज़ जस्ट डिफरेंट वाइब्स। तो यह आपका प्यार है इसलिए आपको अलग सुनाई देती है, शुक्रिया वेदांत। तो उसके बाद सुचिता ने कमेंट किया है, ये मून गर्ल भी हैं, लिखती हैं आई डू लव रीडिंग कॉमिक्स यू नो। तो शुक्रिया, मुझे भी कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कल मैंने जिक्र भी किया था। समी भाई लिखते हैं पंकज सर बिग फैन। समी भाई हम भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अंकुर ने लिखा है भैया प्रणाम, आपकी आवाज़ में एक जादू है। इंस्टाग्राम पर कुछ महीने पहले आपको पहली बार सुना, तब से मैं आपको हर दिन सुनता हूँ, आपकी आवाज़ में एक सुकून है। तो शुक्रिया अंकुर, बहुत बहुत प्यार के लिए। सुरेश धामी ने लिखा बिग 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 फैन था, आपकी आदत पड़ गई दा, पर क्यों पता है आपको, आप ऐसे ही हो, जो भी सुनते हैं उसकी आदत बन जाते हो दा। लव यू दा फ्रॉम नेपाल काठमांडू। तो शुक्रिया धामी जी, बहुत बहुत प्यार। कभी अगर आपके देश में आना हुआ, मैं तो कहूँगा कि मेरा भी वो देश है, तो कभी हम अपने घर आएंगे तो आप मुझे बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाएंगे, ये वादा कीजिएगा। तो उसके अलावा माई सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड लाइक यू दादा। तो ये शेरिल ने लिखा है, तो शुक्रिया आपका। प्रेरणा ने लिखा है हेलो जीना जी, मुझे लेट हो जाता है आपकी ऑडियो सुनने में बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इसको सुनूँ, खासकर सोने से पहले सुकून देती है आपकी आवाज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। उसके बाद का कमेंट शिवांगी का है, लिखती हैं 3 हफ्ते से जुड़ी हूँ मैं आपकी कहानियों से, ये खूबसूरत है, यूं ही सबके फेवरेट नहीं हुआ, आपकी आवाज़ और अंदाज़ ही अलग है, बेस्ट ऑफ लक सर, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद वंदना ने कमेंट किया आपकी आवाज़ सुकून पहुंचाती है, शुक्रिया वंदना। स्वाति रस्तोगी ने लिखा है कि पंकज जी हम सबको बहुत खुशी होगी जब आप इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के बाद अपनी मॉर्निंग पोस्ट अपडेट करेंगे। पंकज जी हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन आपका ऑडियो नोट सुनकर बहुत सुकून मिलता है। प्लीज़ टेक केयर पंकज जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति। बिल्कुल मैं सुबह की शुरुआत में आपके साथ यूट्यूब से ही जुड़ूंगा बहुत जल्द ही, और इंस्टाग्राम पे कब आऊँगा ये तो पक्का नहीं है, लेकिन हाँ कभी ना कभी ज़रूर लौटूंगा। तो विनीता इस पे रिप्लाई करके कहती हैं वो आवाज़ जो कहती है हाँ जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मिसिंग यू, आ जाएँ आप। तो शुक्रिया विनीता। उसके बाद का कमेंट अंचल का है, लिखती हैं पंकज जी अब बनारस आने का दिल बहुत किए जा रहा है,
बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे, तो अंचल आप जब भी आओ आपका स्वागत है। हम हमेशा आपके इंतज़ार में हैं। तो सुचिता ने लिखा है, ओके आई वॉज लिसनिंग एंड कॉल आ गया था बीच में, एंड नाउ मैन आई कंटिन्यूड। क्या बोलूँ मैं, यू नो what मैं really glad hearing it actually I didn't expect that, you know, I thought you would just leave that letter somewhere else after reading। तो पहली बात तो मून गर्ल, तुम्हारा जब मुझे लेटर मिला था तो मैंने उसे संभाल के रख लिया और मैंने वो बहुत दिल से लगा करके रखा है। मेरे पास बहुत सी खूबसूरत चीज़ें तोहफे में मिली हैं मुझे, लेकिन ये हाथ से लिखा हुआ तोहफा कुछ ख़ास था मेरे लिए, और ये हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि जो ख़त लिखने में प्यार जताया जाता है, मुझे लगता है कि वो पूरे दिल से जताया जाता है और किसी ख़ास के लिए ही हम ख़त लिखते हैं। तो शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। रावत जी ने दिल बनाया है, 1 मिलियन ने दिल। गज्जे पताकी ने लिखा है मज़दा, शुक्रिया भाई। संजू ने लिखा है नाइस भाई, शुक्रिया। प्रेरणा लिखती हैं आप भी अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल रखा हुआ है। एलोरा दत्ता रॉय ने लिखा है आपकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून है, तो शुक्रिया आपका। पवन लिखते हैं और भैया जी ज़िंदगी में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। जोधपुर से राजू नायक, बिग फ़ैन, तो शुक्रिया नायक साहब, मोहब्बत करते रहिए। यार आपने तो सर डरा ही दिया था, चलो आप आए वापस। विनीता, इनको लगा था कि मैं चला गया हूँ यूट्यूब से, भी नहीं, यूट्यूब से नहीं जा सकता क्योंकि ये आवाज़ का एक ज़रिया है यहाँ। पवन कुमार तिवारी लिखते हैं पंकज भैया आप कभी भोजपुरी में बात करिएगा। बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसे सीख करके आपके सामने पेश करूँगा। मुझे लगता है भोजपुरी बेहद खूबसूरत ज़बान है और इस ज़बान पे जब तक आपकी कमांड नहीं आती तब तक आप इसको फ़न के वे में तो नहीं बोल सकते, सीख करके अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर सीख करके आपके सामने पेश करूँगा। अनु प्रसाद ने लिखा है कि जीना साहब हेलो हाय, इंस्टाग्राम आपके इंतज़ार में है। बिल्कुल अनु, बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे कि वापस आ सकें। अपना पहाड़ ने लिखा है बहुत सुंदर था, शुक्रिया। अश्विनी लिखते हैं हेलो सर, हेलो। अमन केशी ने लिखा है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो बैक करो भैया जी। अमन मेरी जान, मैं इंस्टाग्राम अभी चला ही नहीं रहा हूँ, लेकिन शुक्रिया, अगर कभी वापस लौटना हुआ तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा। दुली चंद ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा भेजा है, तो शुक्रिया। मेरा चेहरा मुस्कुराते हुए आप समझिएगा मेरी तरफ से जवाब। माया ने 2 आंखें बनाई हैं और चेहरे में अपने होंठ गायब किए हुए, यानी वो थोड़ी सी नाराज़ दिख रही हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा माया अगर मेरी किसी बात से आप नाराज़ हैं। तो इसके बाद रिमी ने लिखा है कि वाह आज आपने कमेंट्स पढ़े, काश मैं भी कर देती तो आप हमारा नाम भी लेते। बहुत खूब बातें की हैं और ऐसा लगता है कि कोई अपना हमसे बातें शेयर कर रहा है। अब तो इंडिया आने का और ख़ास तौर पर बनारस जाने का बहुत दिल करता है। बहुत पहले एक ड्रीम देखा था, 1 हज़ारों में मेरी बहना है। अच्छा, बहुत पहले एक ड्रामा देखा था, 1 हज़ारों में मेरी बहना है। उसमें बनारस का वही पानी वाली जगह दिखाई थी और पुल भी था एक। आप वहाँ रहते हैं ना? मैं बिल्कुल घाटों के किनारे ही रहता हूँ। जब भी कभी आप आएँ तो मेरा पता तलाश कर लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊँगा। किरण यादव ने लिखा है टेक केयर, बिल्कुल मैं ध्यान रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद गौरव ने लिखा है कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीवन पाल ने लिखा है इंस्टा पे मैसेज किए हैं, देखो। इंस्टा तो हम देख ही नहीं रहे, कहाँ से देखो। ओके, सो मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपके कमेंट्स इसीलिए सबसे पहले पढ़ दिए क्योंकि आज एक ख़ास मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, जंगलों की आग। मेरी ना पैदाइश जो हुई है वो नैनीताल के चोपड़ा गांव में हुई है। कभी मौका लगे तो आइएगा मेरे गांव, तो आज से कुछ सालों बाद मैं आपको अपने गांव में ही मिलूँगा। तो मेरी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो जंगलों के बीच में गुजरी है। मैं सुबह अपने जानवरों को लेकर के जंगल जाता था और उसके बाद उन जानवरों को वापस लेकर के आता था। तो कुल मिला करके एक रिश्ता बना हुआ है मेरा जंगल के साथ, एक मोहब्बत जुड़ी हुई है। लेकिन आजकल इन जंगलों में एक परेशानी आ गई है और वो परेशानी है आग की। कई बार मैंने देखा है कि जंगलों में आग लग जाती है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। तो ज़रूरी हो गया था आज इस मुद्दे पर बात करना। हालांकि ये वॉइस नोट वो जगह नहीं है जहाँ से इस बारे में बात की जा सकती है, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना आज इस मुद्दे पर बात की जाए, आपके भी पक्ष को जाना जाए, आपकी बातों को भी समझा जाए और आपकी नज़र में इस बात को लाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप वो ताकत हैं जो इस बात को गौर से समझेंगे, सुनेंगे। जैसे हमारा घर है, शहरों में हमारा घर हो या गाँव में एक घर हो, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है ना एक आशियाना। चुन चुन कर हम ईंट पत्थर उस घर में जोड़ते हैं, उसके बाद हम उस घर को खड़ा करते हैं और हमारे इमोशन होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उन जंगलों के बारे में सोचिए, उन पंछियों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना घोंसला उस जंगल में बनाया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस जंगल के अंदर बसाया है। कैसे होगी घास, कैसे होंगी लकड़ियाँ,
कैसे आप अपनी ज़िंदगी को पा सकेंगे, जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी सारी औषधियाँ आपको। जंगल वो ज़रिया हैं जो लोगों के पास जब तक हैं तब तक उनकी ज़िंदगी बची हुई है। तो अब इन जंगलों की आग ने उत्तराखंड को, ख़ासतौर पे पहाड़ों पर, बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा की हैं। अगर आप पहाड़ों के रहने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ें हैं, और अगर पहाड़ों के नहीं भी रहने वाले हैं तब भी समझ सकते हैं कि एक आग कितना कुछ उजाड़ देती है। सोचिए कि जैसे कभी आपके घर में कोई तकलीफ़ आ जाए तो आपके साथ क्या असर होता है, आप पर क्या बीतती है, ठीक वैसा ही जंगल में रहने वाले जानवरों पर क्या बीतती होगी, जिन्होंने महीनों लगाए हैं एक घोंसला बनाने में, जिन्होंने महीनों लगाए हैं अपना घर बनाने में, एक ठिकाना ढूंढने में, तलाश करने में, और एक दिन आग आती है और उनके पूरे आशियाने को ख़त्म कर जाती है और वो कुछ रोक भी नहीं पाते उस आग को। आज ना मैं जब इस बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं अंदर से उदास हूँ, क्योंकि सही बात यह है कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाया इस आग को रोकने के लिए। तो इसीलिए आज मैं कॉल लगा रहा हूँ ज्योति को। ज्योति अल्मोड़ा में रहती हैं, अभी लॉ की स्टूडेंट हैं, रेडियो में भी काम करती हैं, एक जाना माना नाम है। तो मुझे लगा कि उनसे बात करके इस मुद्दे पर बहुत सी चीज़ें आपके सामने पेश की जा सकती हैं। तो इस बातचीत को सुनिए, और कोई बात, कोई ख्याल, कोई शिकायत या सुझाव अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट में, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा pankajina9@gmail.com या कहानीवाला लड़का9@gmail.com पर। मैं इंतज़ार करूँगा आपकी बातों का, आपके कमेंट्स का और आपकी ईमेल्स का। अपना ख्याल रखिएगा, और अभी फ़िलहाल इस बातचीत को सुनने का वक्त है जो मैंने बातचीत की है ज्योति भट्ट से। हेलो। हाय, क्या हाल है ज्योति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तो अभी ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति उत्तराखंड से हैं, जो कि एक लॉयर भी हैं, एक रेडियो स्टेशन पे भी काम करती हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम है ज्योति आपका। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात कर रहे हैं जंगलों की आग के बारे में। तो ये सिचुएशन क्या है, कैसे ये शुरू होती है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे आप, क्योंकि आप पहाड़ों पर हैं और बहुत करीब से पहाड़ों को देख रही हैं, तो वो बताइए। जी अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करूं तो आप इसका मुझे आंसर देना। अगर आप कोई काम करते हैं दिन रात, आप भी एक आरजे हैं, साथ ही एक आर्टिस्ट हैं, आप एक काम करते हैं और क्या होता है कभी थोड़ा सा गलती से वो काम आपका मिस हो जाता है, सेव नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है? मतलब मुझे दुख होगा, मैं उदास होऊंगा, और शायद मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार हो गई। कुछ टाइम के लिए हम ब्लैंक हो जाते हैं ना, कि हाँ, मतलब समझ नहीं पाऊंगा। दिन रात कुछ लिखा और कुछ बनाया और वो हमारा मिस हो गया। ठीक है, अब आप एक दूसरी सिचुएशन को देखिए जहाँ पर एक इंसान पूरी जिंदगी अपनी पेड़ लगाने के लिए समर्पित कर देता है। पूरी जिंदगी की बात हो रही है यहाँ पे, और वो ऐसा काम है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता है। वो जैसे आप और मैं हैं, हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, लेकिन कोई इंसान अगर पेड़ लगा रहा है तो वो क्या है, वो समाज के लिए कर रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को जंगलों को समर्पित कर दिया था। तो ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। ये किनकी कहानी है? ये कहानी है विश्वेश्वर दत्त सकलानी की। अच्छा। जिनको उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहा जाता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था? अपनी पूरी जिंदगी पेड़ लगाने में बिता दी, और उन्होंने टिहरी गढ़वाल के सकलाना घाटी में एक बहुत बढ़िया मिश्रित वन तैयार किया था। अच्छा। जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रजाति, पेड़ पौधे, ये सब कुछ थे। ओके। हुआ क्या कि उनकी मृत्यु के बाद पिछले साल 2020 में वहां पे आग लग गई। अरे। और पूरा जंगल जो है वो जल के राख हो गया। 90% वो जल चुका था, और आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि वन विभाग या फिर वहाँ के स्थानीय लोग भी उसे बुझाने में सफल नहीं हो पाए। अरे। तो आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि जंगलों की आग को बुझाना तो एक अलग चैलेंज है, लेकिन जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा के, जिनकी पूरी जिंदगी का हासिल यह है कि उन्होंने एक जंगल तैयार किया है, हम लोग उस जंगल को नहीं बचा पा रहे हैं। जो एक इंसान एक पूंजी के तौर पर छोड़ के गया है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी वो। मैं समझ सकता हूँ। हो क्या रहा है ना कि जो लोग हैं, लोग भी संवेदनशील कम हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास साधन है वो भी कम है।
अब अगर हम बात करें जंगलों की आग की, तो जंगलों में आग इतनी तेजी से फैलती है क्योंकि मेन प्रॉब्लम है पिरूल का जंगल। तो पिरूल, वो जो पिरूल फटता ऐसी है। घास, चीड़ का पेड़ जो होता है, उससे निकलने वाले पत्ते जो होते हैं वो शायद जल्दी आग लगा देते हैं, ऐसा हाँ, कुछ होता है। तो जो चीड़ के पत्ते होते हैं उन्हें पिरूल कहा जाता है। तो पिरूल जो होता है वो गर्मियों में गिरता है और वो क्या करता है, अगर उसमें आग लग जाती है माना, तो वो बहुत तेजी से फैलती है। तो अगर माना कहीं पर गलती से थोड़ा सा भी आग लग जाए तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे इलाके में पिरूल फैला होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वन विभाग या फिर जो भी सरकारी मशीनरी है उसके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, स्मार्ट इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिनसे कम टाइम में उसको कवर किया जा सके। बेसिकली साथ ही साथ बेसिकली जो ये समस्या है वो उत्पन्न इस वजह से होती है क्योंकि एक तो हमारी मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ उस जगह की ऐसी हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वहाँ पर पिरूल की वजह से, और दूसरा ये है कि गर्मी एक तो बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने के साथ में आग के फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बरसात होगी तो वो तो बुझ जाएगी, उस वक्त जल नहीं पाएगी वैसे। और गर्मी ही एक और वजह भी अगर मैं जोड़ूँ तो उसमें गर्मी भी गलत नहीं होगा ये वजह। गर्मी वजह है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सेंसिटिव कम हैं। जैसे चलती गाड़ी से लोग को मैंने देखा है बीड़ी सिगरेट वो फेंक देते हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत होता है। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिस पे मतलब मैंने देखा कि कई लोग ना सिर्फ मज़े के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे वो कूल हो जाएंगे, जैसे होते नहीं हर जगह कुछ कूल डूड जो सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं, जो कहीं पर भी गंदगी कर देते हैं, तो ऐसे लोग मज़े में जंगलों में आग लगा देते हैं और फिर उसके बाद जंगल तहस नहस हो जाते हैं और उनको पता नहीं किस बात की खुशी होती है इस बात से। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट की किसी दूसरे का घर बर्बाद करके, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे आपका शहरों में घर है और अचानक कोई कभी किसी मतलब कोई बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है वो आपके शहरों को तबाह कर दे, तब आपको कैसा एहसास होगा? वैसा एहसास तब होता है जब जंगलों में आग लग जाती है। जो लोग मतलब जंगलों को अपना घर मानते हैं, जैसे हम लोग को पहाड़ के लोग भी हैं, तो हम लोगों के लिए भी तो जंगल अपना घर है ना, कि जानवरों का चारा वहीं से आएगा, शाम को ईंधन वहीं से आएगा। जंगल हमारा घर है, ठीक है, इस बात से मैं इत्तेफाक रख रही हूँ, लेकिन आप एक बार उनके बारे में सोचिए जिनका जंगल असल में घर है। वो पशु पक्षी, वो जानवर। हम शिकायत तो करते हैं ना कि बाघ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है या वो आ रहा है, लेकिन हमने उनके लिए जगह कहाँ छोड़ी है? उनके जंगलों को तो हम जला दे रहे हैं ना। तो एक 2012 की घटना मुझे याद आ रही है जब कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही रेंज में एक बाघिन के 3 शावक जल गए थे आग में और वो दहाड़ती रही थी, लेकिन क्या हुआ कि उसके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। तो उसके बच्चों को नहीं बचाया जा सकेगा तो उसके कोप का भाजन तो फिर हमें इंसानों को ही बनना है ना, क्योंकि वो प्रकृति का एक हिस्सा है, तो प्रकृति तो अपना पूरा करेगी। सही बात है। प्रकृति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है। हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं तो हमारे पास पावर है या कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब झूठे हैं, बेवकूफ है जो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पावर है। अगर प्रकृति चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो पशु पक्षी भी उस प्रकृति का एक हिस्सा है। हम इस बात से नकार नहीं सकते कि आज जो हमारे पहाड़ों की स्थिति हुई है उसका मोस्ट ऑफ द मतलब उसके लिए हम ही जिम्मेदार है। अभी क्या कंडीशन है इस साल? क्या कंडीशन है जंगलों के आग की? अभी क्या है कंडीशन की मैं जैसे अल्मोड़ा में रहती हूँ तो मुझे आए दिन अखबारों में 5-6 घटनाएं तो अपने ही जिले की दिखने में पढ़ने के लिए मिल रही हैं। अरे बाप रे। और इसके अलावा अखबार में आपको पता है कौन सी चीज आती है जो बहुत मेजर होती है, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं और पूरे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। अगर आप 5 का भी एवरेज लगाइए तो लगभग 60-70 घटनाएं रोज की हैं। और एक बार आग लगने का मतलब एक ज़िले के एक हिस्से में आग लगने का मतलब कई जंगलों का तबाह होना, क्योंकि जंगल सिर्फ एक तबाह नहीं होता, उसके साथ कई जंगल तबाह होते जाते हैं और वो आग रुकती नहीं है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ज्योति, तो जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त पे हमारे मतलब जब हम घर की तरफ आते थे, मैंने कई लोगों को इसलिए आग लगाते हुए देखा है कि उनको लगता था कि इससे घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोग आग लगाते थे। लोगों की मानसिकता यह है कि पिरूल के जो परत होती है उससे नई घास नहीं उग पाती है, तो वो अगले नई घास के वजह से आग लगाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो नए पौधे हैं, आने वाले जो पौधे हैं, क्योंकि पुराने पेड़ तो बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, नए पौधे जो होते हैं उसमें भी वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। मतलब
और छोटे मोटे जीव जंतु जो होते हैं ना, जो इकोसिस्टम में बहुत मेजर रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है अंदर कितनी चीजें चल रही हैं। वही बात लेकिन है उन जंगलों की आग में वो सब के सब उनके सबके घर तबाह हो जाते हैं, और इकोसिस्टम को तो हमने इतना ज्यादा खत्म कर दिया है, मुझे लगता है तितलियां, कितनी सारी मधुमक्खियों के छत्ते, उसके अलावा पक्षियों के अंडे, वो सब उसमें जल जाते हैं, और मैंने खुद पक्षियों के घोंसलों को उसमें जलते हुए देखा है। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? क्या ऐसा कुछ करें कि मतलब इससे कुछ बचाव हो सके? क्या करना चाहिए अपने लेवल पे? क्या कर सकते हैं लोग, जो तुम्हें लगता है कि लोगों को करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो ये है ना कि अब हम लोगों ने सेंसिटिव होना छोड़ दिया है चीजों के प्रति। जो भी हो रहा है होने दो। लाइक जैसे मेरे घर के पास में आग लग रही है तो मुझे क्या लगता है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर लगी है ना, मेरा तो ये है नहीं। अक्सर ऐसे तो लोगों के साथ मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जंगल की आग बढ़ते हुए मेरे घर तक ही पहुंचेगी, क्योंकि कुछ मतलब पिछले कुछ सालों में मैंने ये खबर तक सुनी कि जंगल की आग गौशाला तक पहुंची और मवेशी मर गए, या स्कूलों में पहुंच गई, बच्चे जल गए, और घर पर वृद्धा रहती थी अकेली, घर पे उसका घर जल गया, वो भी उसमें जल के मर गई। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो छोटी सी आग होती है हम उसको नहीं बुझाते, हम सोचते हैं तो छोटा सा है कोई बात नहीं, लेकिन वो फैलती फैलती इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि हम फिर कुछ नहीं कर पाते। जैसे हम कहीं घूमने भी निकलते हैं, कहीं पे आग लगी होती है तो हम ये नहीं सोचते कि गाड़ी रोककर इसको बुझा दें, हम कहते हैं हमें क्या लेना है, हम तो बस घूमने आए हैं ना। यही दिक्कत तो हम है। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है ज्योति कि क्यों ना मतलब एक छोटे छोटे स्टेप लिए जा सकते हैं। जैसे लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो पहले वो ना अपने साथ वो जो चिप्स वगैरह लेकर के जाते हैं उन्हें वहाँ ना फेंकें, क्योंकि प्लास्टिक भी आग सबसे ज़्यादा तेज़ी से पकड़ता है। दूसरी बात, वो गाड़ी से सिगरेट, वो बीड़ी, इसको जलता हुआ ना फेंकें। तीसरी बात, थोड़े से सेंसिटिव बन जाएं कि यार देखो, इस जंगल में कुछ जीव रहते हैं जिनके अंदर ज़िंदगी है, उन जिंदगियों को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे कैसे उनके बारे में, मतलब उनको आप अपने बच्चों की तरह देखना, अपने बच्चों से कंपेयरिंग करेंगे उनकी, तो शायद आप थोड़ा समझ पाएंगे। अपने माँ बाबा से उनकी कंपेयरिंग करेंगे तो शायद आप थोड़े सेंसिटिव हो पाएंगे। मतलब मेरा ये मानना है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम अग्री करती हो इस बात से? मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं शायद जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज के लिए हम ऐसे बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये भी है। तो मतलब मेन ये है कि कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ना लोग, ना सरकार है, ना कोई संस्था है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हमें एनवायरनमेंट कोई मुद्दा ही नहीं होता। हाँ, उनको ये लगता है ना कि यार इस मुद्दे पे बात करके क्या होगा, क्योंकि ये एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटरटेन नहीं करेगा। मेन एंटरटेनमेंट का जिम्मा है। हाँ, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और मैं आपको बताऊं, एक जंगल की आग से मात्र इतने छोटे से क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। पानी सूख जाता है पूरा। क्या होता है, गाँव में पहाड़ों पर छोटे छोटे धारे नौले होते हैं, तो वो क्या करता है, भूमिगत जल से रिचार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप जंगलों में आग लगा देते हैं तो वो स्रोत खुद ही खुद खत्म होने लग जाते हैं। क्यों? अल्मोड़ा में पहले कितने नौले थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए अभी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो सूखते हैं और उनका डायरेक्ट लिंक होता है नदियों से। फिर ऐसे कर करके कितनी सारी नदियां सूख चुकी हैं। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो पीने का पानी तो लिमिटेड है। जनसंख्या का इतना ज्यादा बोझ है उस पे। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जंगलों की आग से इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि जिसका असर हमें आने वाले 10 सालों में दिखेगा कि हमारे पहाड़ों का टेम्परेचर भी दिल्ली की तरह होने लगेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बट ऐसा होगा अगर यही हाल रहा तो। हाँ, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, पुराने जंगल तो जल रहे, नए हो नहीं रहे ना। हर साल अगर आप जंगलों को जला दोगे तो नए कैसे होंगे? ये तो एक आम सी बात है, सिंपल सी, कोई भी समझ लेगा इस बात को। और क्या होता है कि हम लोग जो जंगल पे निर्भर रहते हैं चारे के लिए या उसके लिए, तो कल के दिन अगर ये नहीं रहेगा तो पलायन के लिए लोग मजबूर होना उनका तय है। हाँ, तो मतलब पशुपालन तो एक वजह है ना जो रोके हुए हमको पहाड़ों पर, अगर देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल वही है यार। मतलब उन सारे बुग्यालों, मतलब वो जो जितने जो वो हैं शौकी हैं जो अपने जानवरों को लेकर जाते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे फिर? वही मेन वो है ना कि पूरा हिमालय का इकोसिस्टम ही इससे गड़बड़ा गया है। अब मैं खुद बता रही हूँ आपको, हम लोगों को अप्रैल में, मुझे नहीं लगता था कि कभी इतनी गर्मी होगी। हम लोग अप्रैल के टाइम पे कंबल ओढ़ते थे और स्वेटर पहनते थे हल्के फुल्के, और जून जुलाई के टाइम पे ही हम एक्सट्रीम गर्मी में होते थे एक कपड़े में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अप्रैल
स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है कि हम लोग अभी से जो हमारे जून जुलाई के कपड़े थे वो हमने अभी से निकाल लिए हैं। पंखे तो नहीं चला रही होगी ना, अभी तो नहीं चल रहा होगा ना पंखे वगैरह? पंखे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यार हाँ, बहुत कुछ जब मैं चेंजेस। स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल के कंपैरिजन में 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, स्कूल के कंपैरिजन में और अभी में 10 सालों में इतना ज्यादा अंतर आ गया है। बताओ यार, कितनी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। उम्मीद है यार ज्योति, शायद कभी कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई इन बातचीतों को सुनेगा तो शायद उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकें, शायद वो थोड़ा सेंसिटिव हो सके, शायद वो थोड़ा काम कर सके किसी के लिए। मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा हो सके। हमें खुद पता है, हमें खुद इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे हम ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना के खुद से, यूथ जो है, युवा कहते हैं ना, युवा का उल्टा होता है वायु, जो वो जहाँ जाता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। तो यूथ को इसके लिए मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ जंगल हमारे, भले ही वो ग्रामीण स्तर पे जैसे गांव में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो ही खुद इसकी जिम्मेदारी ले लें। तो क्योंकि हर एक गांव वाला अपनी जिम्मेदारी लेगा तो उसके पास कम एरिया भी होगा और इजीली उसको कंट्रोल भी कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कौन सी चीज कहाँ पर है। मैं अगर पहाड़ आया तो इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे और शायद अपने लेवल पे कुछ कर पाएंगे चीज़ें, तो ज़रूर करेंगे इस पर। बिल्कुल, जल्द बैठते हैं, जल्द मुलाकात करते हैं पहाड़ों पर। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि चीजें जल्दी ठीक हो, क्योंकि हम केवल मूक दर्शक बन के इनको देख रहे हैं ना, वही बात है। खुद भी कुछ नहीं कर नहीं, लेकिन बट मेरे को लगता है रेडियो और अखबारों से अगर इस बारे में लगातार बातें की जाएंगी तो शायद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप ही। मतलब अगर हम अपने लेवल पे अपना काम करते रहें, मतलब मेरा ये मानना है ना ज्योति, जिसका जो काम है ना वो काम वो अगर करता जाए तो शायद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे हम लोगों का काम है रेडियो के ज़रिए चीज़ों को बढ़ाना, बताना। अगर हम अपने रेडियो से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना ईमानदारी से काम करें तो अपने आप ही काम होता जाएगा, शायद एक पहल के तौर पर। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो, क्योंकि आपको इतने लोग सुनते हैं, तो अगर 1% लोग भी उस बात पर प्रैक्टिकली उसको सोचें और काम करना स्टार्ट करें तो शायद मतलब कंडीशन चेंज हो सकती है। उम्मीद तो है यार, उम्मीद तो है। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आज का ये वॉइस नोट का हिस्सा भी आपको पसंद आया होगा। फिलहाल अभी चलने का वक्त हो गया, आपसे मुलाकात करेंगे जल्द ही अगले हिस्से में। कुछ नई बातें मैं लेकर के आऊँगा और हो सकता है कुछ नए मुद्दे पर हम बात करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।